में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तन। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी कमजोर है, लेकिन निफ्टी बैंक में आज हम 600 अंकों का उछाल देख रहे हैं। आज जो लड़ाई है वो है आईटी शेयरों के बीच में और बैंकिंग फाइनेंशियल शेयरों के बीच में, क्योंकि लगातार आईटी शेयर चल रहे थे, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे थे। आज गिरावट थमी है और उसके दो तीन वजह हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज पूरा का पूरा अगर आप आईटी पैक देखेंगे, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एक लाइन से निफ्टी के टॉप 5 जो लूजर्स हैं सारे के सारे आईटी स्टॉक्स हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग फाइनेंशियल का दम दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। एचडीएफसी बैंक में भी आज बढ़िया तेजी है। पॉइंट के लिहाज से दोनों शेयरों का कंट्रीब्यूशन करीब करीब 700 अंकों का है निफ्टी बैंक में। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये तमाम शेयर आज आपको तेजी वाले साइड में दिखेंगे। अगले 1 घंटे में बाजार का मूड क्या होगा, आपको क्या करना है, क्या खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए बाजार में, या फिर चूंकि फेड का इवेंट सामने खड़ा है, आज रात फेड की पॉलिसी आने वाली है, उसका वेट कर लें, उसके बाद ही कोई रणनीति बनाएं। ये हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट से और आपको विस्तार से, बारीकी से, आपके पक्की वाली हम प्लानिंग बाजार में करवाएंगे। लेकिन देख लेते हैं कि बाजार की जो मेजर हाईलाइट्स है वो क्या रही हैं, और 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी बैक टू बैक। तो आज की बात करें तो यूएस फेड के फैसले से पहले निफ्टी और सेंसेक्स फिसले हैं। आईटी इंडेक्स में एक साल की सबसे बड़ी हमने बिकवाली देखी है, 3% से ज्यादा टूटा है आईटी इंडेक्स। बैंक निफ्टी में 600 अंकों से ज्यादा की तेजी हमने देखी। फाइनेंशियल्स में मजबूती है। बजाज फाइनेंस 4% ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। और प्लेटफॉर्म शेयरों की बात करें तो बीएसई और एमसीएक्स के शेयर नए शिखर पर कारोबार कर रहे हैं। सीडीएसएल में भी तेजी दिख रही है। इस हफ्ते की बात करें, बीएसई के शेयर ने क्या कमाल की कमबैक की है, और कहीं न कहीं एनएसई के आईपीओ को लेकर चर्चाएं, प्रक्रियाएं सब शुरू होने वाली हैं, और उसके चलते एक री रेटिंग की उम्मीद बन रही है बीएसई के शेयर में। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि अमेजिंग रैली परसों के सत्र में तेज रफ्तार से चला, कल एक ब्रीदर लिया, आज फिर से 15-16% ऊपर बीएसई का शेयर कारोबार कर रहा है। तो यूएस फेड का फैसला बाजार के लिए तो क्रूशियल है ही, लेकिन अगर हम सेक्टर के लिहाज से बात करें तो आईटी स्टॉक्स के लिए ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अगर रेट कटौती का फैसला आता है, 0.5% आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, उससे कम आए तो शायद थोड़ी सी निराशा हो, क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड है। डिस्क्रिशनरी खर्च हो, महंगाई हो, ये तमाम चीजें जो होती हैं या आईटी कंपनियों के लिए उनके कारोबार को लेकर बहुत क्रूशियल होती हैं। आज अगर आप आईटी शेयरों को देखेंगे, बड़ी गिरावट है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.5% लुढ़का है, सभी 10 शेयरों में कमजोरी है। और निफ्टी आईटी में जुलाई 2023 के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट भी हम देख रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस का गिरावट में 700 अंकों से ज्यादा का योगदान है। पिछले 3 महीने से निफ्टी आईटी में बाजार से बेहतर रिटर्न मिला है, और जून से अब तक जो परफॉर्मेंस रही है वो कमाल की रही है, कंपनियों की भी और इंडेक्स की भी। टीसीएस 18% चला है, इन्फोसिस 34%, विप्रो 22%, एचसीएल टेक 32%, टेक महिंद्रा 30%। तो अमूमन 30 से 32% की हमने तेजी तमाम स्टॉक्स में देखी है। लेकिन आज हो रही है प्रॉफिट टेकिंग। इस प्रॉफिट टेकिंग की वजह क्या है, जरा इसको समझते हैं। क्या गिरावट पर आपके लिए मौका बनेगा, या फिर बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज? बहुत ही पुरानी कहावत है बाजार में। क्या आईटी स्टॉक्स उसी का शिकार हो रहे हैं? क्योंकि इवेंट्स को लेकर, फेड के दरों को लेकर सबको पता है, बाजार उम्मीद लगा चुका है। सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से 67% एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 0.5% का रेट कट आ रहा है। तो आज की गिरावट के पीछे आईटी में वजह क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। और हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं हमारे साथ। शरद, पहले आप बताइए कि गिरावट ये हो क्यों रही है, फिर एक बड़े एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उनसे हम आईटी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो 3% की गिरावट आई है, सबसे बड़ी फॉल 1 महीने में देखने मिली है। लेकिन इसके कारण क्या है ये बताता हूं मैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स एसेंचर की अपडेट आई थी, वहां पे जो है हम देखा था कि थोड़ी डिले हुई थी बल्क प्रमोशन से। फेड दरों की जो कि कम कटौती के अनुमान का भी दबाव देखने मिल रहा है। एक्सपेक्टेशंस 50 बेसिस पॉइंट्स की थी, अगर 20 बेसिस पॉइंट्स आया तब थोड़ी आईटी में प्रेशर आ सकती है। ग्लोबल स्लोडाउन की भी चिंता है, इस पे भी ओवरऑल जो है अनसर्टेनिटी देखने मिल रहा है। इसके अलावा में डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होती है, उसके बारे में बताऊंगा, जहां पे एक अनिश्चितता देखने मिल रही है। और स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो सेकेंड क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए इस बार वीक देखने मिल सकता है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी भी टुवर्ड्स द हायर साइड जो है वैल्यूएशंस
कि अब देखने मिल सकती है। और अगर हम देखें FY26 की पी आंकड़ों के बारे में तो TCS 27 टाइम्स पे है, HCL टेक 24 टाइम्स पे है, विप्रो जो है 20 के नीचे है। हालांकि LTI, माइंडट्री, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा ये हायर साइड अपने वैल्यूएशंस पे है, अगर अपने 5 साल के एवरेज लेवल्स को भी देखें तो। वैल्यूएशंस के बाद आगे जाते हुए क्या कुछ पॉजिटिव देखने मिल सकता है IT सेगमेंट में, इन पॉइंट्स के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले जो सेकेंड हाफ है वहाँ पे स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है एक रिकवरी देखने मिल सकता है। जेन AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उस पे एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है और उसके कारण भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज IT कंपनियों की तरफ से बीच बीच में आते रहता है। रेट कट एक्सपेक्टेशंस तो इस मीटिंग में है ही जो आज होने वाली है FMC, उसके अलावा भी और रेट कट्स देखने मिल सकता है। और याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक कमज़ोर रुपए, उसके कारण जो ये बिलिंग्स करते हैं ये डॉलर में करते हैं IT कंपनीज, तो इसके लिए ये बेनिफिशियल ज़रूर हो सकता है लॉन्ग रन में। तो ये है पूरी लेखा जोखा आपका निफ्टी IT इंडेक्स पैक्स में आज क्यों गिरावट हुई है और आगे जाते हुए क्या हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया शरद। चलिए अब अपने एक्सपर्ट्स को शामिल कर लेते हैं शो में। हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य अग्रवाल हैं investforeaudio.com के, इसके अलावा HDFC सिक्योरिटीज से विनय रजानी हैं और ख़ास तौर से IT शेयरों पर, IT सेक्टर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के सुमित पोखरना। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है तीनों स्वदेश पर। सुमित जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। IT शेयरों की आज की गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या फंडामेंटली आपको कुछ दिक्कत लग रही है? क्या आपको लगता है कि रिसेशन वाला मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है जिसके चलते प्रेशर बन रहा है, या फिर ये प्योर प्रॉफिट चेकिंग है क्योंकि शेयर चल बहुत गए थे और अंदाजा तो था ही कि अमेरिका में रेट कट आने वाला है? आपने बिल्कुल सही कहा। फेड एक बड़ा इवेंट है और इंटरेस्ट रेट कट होने से IT सेक्टर को काफी फायदा होने वाला है। जहां पे 25 बेसिस पॉइंट की बात चल रही थी, वहां पे मार्केट अब एक्सपेक्ट कर रहा है 50 बेसिस पॉइंट। तो डायरेक्शनली वी आर ऑन द राइट ट्रैक, मतलब कि रेट कट होने ही वाली है, भले 25 हो 50 हो, बट ट्रेंड राइट डायरेक्शन में है। बट सडनली आज एक ये सारे IT स्टॉक्स क्यों गिर गए? बिकॉज एक्सेंचर ने कल का आप देखेंगे तो एक्सेंचर ऑलमोस्ट 5% डाउन क्लोज हुआ था। उसने अपने सीनियर लेवल के जो प्रमोशंस थे वो 6 मंथ से पोस्टपोन कर दिए। तो कहीं पे मार्केट को ये लग रहा है कि जो डिमांड एक्सपेक्टेशन इम्प्रूवमेंट जो लग रहा था वो शायद अभी थोड़ा और डिले हो सकता है। तो उसी के कारण एक्सेंचर गिरा और उसका रेपरकशन इंडियन मार्केट्स पे भी देखने को मिला। और एक्सेंचर इज द राइट एक कंपनी है फॉर कंपेयरिंग इंडियन IT सर्विसेज कंपनीज को। सो एक बेंचमार्क बोल सकते हैं उनको मोटा मोटी में, कि उसका परफॉर्मेंस और वो किधर जा रहा है उसी हिसाब से इंडियन IT कंपनीज का बिजनेस परफॉर्मेंस हो सकता है। स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस में भी डिफरेंट, बट दैट इज द ट्रेंड। सो मार्केट एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था। सेकेंडली, स्टॉक्स काफी रन अप दे चुके हैं, वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, इसके लिए भी ये एक प्रॉफिट टेकिंग बोल सकते हैं। अगर कल जो आज इंटरेस्ट रेट कट होती है वो 50 बेसिस पॉइंट होती है, तो अपन कल देख सकते हैं कि अपना ये IT स्टॉक्स कल रिकवर कर जाएं वापस यहाँ से। सुमित जी, जरा आप ये बताइए कि IT सेक्टर के लिहाज से, आप चूंकि सेक्टर के सेंटिमेंट को भी अच्छे से पकड़ते होंगे, कितने रेट कट डिस्काउंट करके चल रही है IT इंडस्ट्री? 0.25% या आधा %? कितना आया तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा और कितना आ गया तो IT स्टॉक्स में रिकवरी आ जाएगी? हमें लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट तो फुल प्राइस्ड इन है ही। अब 50 आएगा तो इट विल बी गुड फॉर द मार्केट IT सेक्टर के लिए। सो ब्रॉडली हमें में सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ना चाहिए। और BFSI वर्टिकल जो सबसे बड़ा वर्टिकल होता है फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन IT कंपनीज, सर्विसेज कंपनीज के लिए, वहां पे जो स्पेंडिंग एक कम हो गई थी, क्लाइंट्स डिसीजन मेकिंग डिले कर रहे थे, वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है रेट कट आएगी तो सर्टेनिटी आ जाएगी और वहां पे स्पेंडिंग बढ़ेगी इवेंचुअली। सो इसीलिए वैल्यूएशंस में काफी स्ट्रेच्ड हैं और काफी हद तक स्टोरी प्राइस्ड इन है। सो हमें लगता है कि यहाँ से कुछ इंक्रीमेंटल जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उससे बेटर कुछ मार्केट देता है या फेड देता है, तो हमें लगता है कि स्टॉक्स यहाँ से भी वापस वैल्यूएशन रीरेट हो सकते हैं। बट आज की डेट में आप मेरे को बोलेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं वैल्यूएशंस में। सो एक ये प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है बिफोर द इवेंट। ठीक है, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है।
सुमित जी, एक और प्रश्न, वैल्यूएशन ये रीजनेबल कब होंगे? मान लीजिए किसी को अगर नया खरीदना हो, कब तक इंतजार करे? कितनी गिरावट आने पर फिर से एंट्री का मौका बनेगा? उसके लिए दो चीजें देखनी पड़ेगी कि अभी वी आर ऑल्सो हेडिंग टुवर्ड्स रिजल्ट सीजन। 1 महीने बाद रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। सो ब्रॉडली हमारा ऐसा मानना है कि रिजल्ट में क्या कमेंट्री रहती है, क्या गाइडेंस देते हैं, बिकॉज अभी तक कहीं पे भी अर्निंग्स में वो किक नहीं देखने को मिला है। सो मार्जिन्स आप इम्प्रूव कर रहे थे कॉस्ट कंट्रोल करने से, बट रेवेन्यू की साइड में हमें एक थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप करना पड़ेगा। डील विंस स्ट्रांग थी, बट वो उसका कुछ अलग रीजन था। सो वो रेवेन्यू ट्रांसलेशन में नहीं हो पा रहा है, इमीडिएटली पोस्टपोन हो रहा है। सो हमें वो 2-3 फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि कंपनी गाइडेंस कैसी देती है टॉप लाइन की तरफ पे। मार्जिन इंप्रूवमेंट तो डेफिनेटली लग ही रहा है, हो ही जाएगा बिकॉज ऑफ करेंसी बेनिफिट्स एंड लोअर कॉस्ट। और सो फार जेन एआई का बात करें तो वहां पे अगर कुछ कंपनीज कंक्रीटली बताती है कि उनसे रेवेन्यू कितना कंट्रीब्यूशन आने की उम्मीद है और सर्टेन टाइमलाइंस, तो मार्केट उसको काफी पॉजिटिव लेगा। बट यहाँ से सुमित जी, वैल्यूएशन, जैसे जी, कि हम सुमित जी, स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, केपीआईटी वगैरह है, ये काफी महंगे जी। हैं, तो वहां पे काफी सुमित सिग्निफिकेंट। जी, तो सुमित जी ये बताइए कि देखिए हम आईटी में जो वैल्यूएशन करेक्शन देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड दिख रहे हैं, कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो आज ऊपर हो, सब कमजोर हो रहे हैं। तो आपको लास्ट में जरा ये बता दीजिए, दर्शकों की मदद कर दीजिए, एक दो स्टॉक बता दीजिए जहां पर आपको कंफर्ट आएगा एक बार चीजें स्टेबल हो जाती हैं तो। सर हमें लगता है कि आपको लार्जर आईटी कंपनीज पे फोकस करना चाहिए, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस। वो करेक्शन आते हैं तो उन्हें जल्दी पकड़िए, क्योंकि वो उनके पास जो फुल स्टैक सर्विसेज है और वैल्यूएशंस रिलेटिवली बेटर है इन्फोसिस के एज कंपेयर टू अदर पीयर कंपनीज। तो वहां पे एक स्कोप है एक रीरेट होने का। जैसे ही डिस्क्रिशनरी स्पेंड इंप्रूव होगा, इन्फोसिस और टीसीएस विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज अकॉर्डिंग टू अस, और कंसिडरिंग द वैल्यूएशन पैरामीटर्स आल्सो एट द सेम टाइम। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में हमें लगता है कि काफी ज्यादा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। केवल फोकस करिए लार्ज कैप आईटी कंपनीज पे। लार्ज कैप पे फोकस कीजिए, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, वैल्यूएशन हाई थे और इसके चलते शेयरों में हम गिरावट देख रहे हैं। और अगर आपको जब ये माहौल थोड़ा शांत हो जाए, कुछ खरीदना हो, तो बड़े आईटी शेयरों पर ही आप फोकस करके चलेगा, क्योंकि छोटे वाले मिड कैप वाले वो ज़्यादा चले हैं इनके मुकाबले, अगर आप इन्फोसिस से और टीसीएस से तुलना करेंगे तो। बहुत शुक्रिया सुमित जी आज समय देने के लिए और हमसे विस्तार से आईटी शेयरों को लेकर बातचीत करने के लिए। चलिए बाजार पर लौटेंगे। निफ्टी 72 अंक नीचे, आईटी का पूरा दबदबा, इसके चलते निफ्टी हम नीचे देख रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी बैंक ऊपर 600 अंकों पर, पूरा का पूरा बैंकिंग फाइनेंशियल की आज धमक हम देख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये जो तीनों जो लीडर हैं ये पूरा चमक रहे हैं। विनय जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। बाजार में करना क्या है अब, जो समय बच गया है करीब 45 मिनट का, उसमें क्या करें? किसी की अगर पोजीशन है वो क्या करें, जिनकी नहीं है, जिनको लेना है वो क्या करें? सर इवेंट सामने खड़ा है, उसके मद्देनजर आ दीजिए। देखिए प्राइमरी ट्रेंड तो मार्केट का पॉजिटिव ही रहा है। पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं कि निफ्टी 25,450 से 25,500 के लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस बिफोर द इवेंट। काफी अहम इवेंट है यूएस मार्केट में और उसके चलते डेफिनेटली काफी सेक्टर्स पे और मार्केट पे, डोमेस्टिक मार्केट पे असर होता है। लेकिन हम देख रहे हैं आज भले ही निफ्टी में गिरावट आई हो, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव रहा है और पिछले 4 सेशन में हमने कंसोलिडेशन देखा है, तो गिरावट भी एक लिमिटेड ही रही है। आज हमने देखा जैसे आईटी और फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा बहुत सेलिंग चल रहा है या एफएमसीजी में थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कमान अभी पूरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ने संभाल ली है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा है जो एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में सेलिंग चल रही है। अगर मार्केट में वीकनेस होती तो हर सेक्टर में या मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स में हम वीकनेस देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट जो हाई बीटा सेक्टर है, जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसमें हम अच्छी खासी एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। और पिछले काफी समय से हमने देखा है कि आईटी और बैंकिंग का एक नेगेटिव कोरिलेशन रहता है और उसी तरह से परफॉर्म हो रहा है। आज जैसे आईटी में एक सेलिंग आई तो बैंकिंग में हम पॉजिटिव कोरिलेशन की पॉजिटिव मूवमेंट देख रहे हैं, तो एक अच्छी संकेत है
बिफोर द इवेंट, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा नेगेटिवली लेना चाहिए आज की सेलिंग को। भले ही मिड कैप और स्मॉल कैप आज ब्रॉडर मार्केट वीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि थोड़ी नर्वसनेस है, थोड़ा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है और तेजी का ही व्यू लेना चाहिए। बट यस, तेजी अगर आज करते हैं तो जिस सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस या मोमेंटम इमर्ज हुआ है उसी में करना चाहिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी को प्रेफरेंस देना चाहिए, जहां पे हमने आज के सेशन में प्रोविजनली 2% का लॉन्ग बिल्डअप भी बनते देखा है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में हम सिलेक्टिवली बुलिश हो सकते हैं। ऐसे कोई बड़ी एक इवेंट के पहले बहुत बड़ी एग्रेसिव पोजीशन बनाने की मैं सलाह नहीं दे रहा हूं। बट अगर इंडेक्स का सवाल है तो यस, बैंकिंग इंडेक्स इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। और मिड कैप स्मॉल कैप में मुझे नहीं लगता कि आप पूरी अपॉर्चुनिटी खो देंगे। देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर इवेंट आल्सो। तो कल मार्केट खुलेगा तो आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसी कोई जल्दबाजी में एग्रेसिवली कॉल्स मिड कैप स्मॉल कैप में मत लीजिए। और अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं या लार्ज कैप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, तो मुझे लग रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में से लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस पे अभी फोकस करें। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है तो बेहतर होगा आज के दिन अवॉइड करें ट्रेड। कल फिर से नए दिन में फिर से ट्रेड की शुरुआत करें। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं एक्सपर्ट के कमाई वाले क्लोजिंग ट्रेड का। आदित्य, सबसे पहले आप बताइए आपकी टॉप पिक क्या है? दो स्टॉक रिकमेंडेशन रहेंगे, दोनों बाई का ट्रेड रहेगा, बैंकिंग और एनबीएफसी, क्योंकि इतना अच्छा ट्रेड दिखा रहे हैं। तो पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक का स्टॉक। एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट दिखा रहा है और अच्छा मूव आ रहा है एचडीएफसी बैंक में। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। लॉन्ग पोजीशन बनाए, पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में लक्ष्य रहेगा 1800 रुपए का, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 1630 का। सेकेंड स्टॉक अगेन एनबीएफसी स्पेस से बजाज फिनसर्व। दोनों ही स्टॉक बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व कुछ दिनों से अच्छा मोमेंटम ट्रेड दिखा रहे हैं। बजाज फिनसर्व मुझे लग रहा है कि कैचअप प्ले करेगा। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी 4% ऊपर है आज। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। बजाज फिनसर्व में एक अच्छा ब्रेकआउट आया, उस पर भी हाई टाइम फ्रेम चार्ट्स पे ऊपर में लक्ष्य रहेगा 2100 का और नीचे स्टॉप लॉस लगा है 1780 का। क्लोजिंग ट्रेड में दो टॉपिक आ गई है आदित्य जी की तरफ से। एचडीएफसी बैंक खरीदारी की सलाह 1800 के टारगेट के लिए खरीदना है और बजाज फिनसर्व आपको 2100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह आदित्य जी की तरफ से आ रही है। विनय रजानी जी, आप बताइए आपकी दो ट्रेड कौन सी होंगी? दोनों ट्रेडिंग पिक लॉन्ग साइड पे है और दोनों बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से ही है। तो हालांकि आज के सेशन में एक सेक्टर है जिसमें एक जबरदस्त तेजी और एक कमान संभाली मार्केट की। तो लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स ने तो अच्छा परफॉर्म किया ही है, लेकिन काफी सारे मिड कैप बैंकिंग और स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। उनमें से एक है एयू बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू बैंक जिसका भाव अभी 725 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है 724 725 के आसपास इसको लेना चाहिए। पिछले 4-5 सेशन में इसमें कंसोलिडेशन था, लेकिन उसके पहले का ट्रेंड देखे तो काफी अच्छा एक बाउंस दिया था अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव था, 4-5 दिन कंसोलिडेट हुआ और अभी आज की मूवमेंट के बाद मुझे लग रहा है कि यह कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड में जा रहा है। तो 724 पे ईयू बैंक ले सकते हैं। 710 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा और 750 का अपसाइड टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एयू बैंक में। जो सेकंड पिक है मेरी प्राइवेट सेक्टर बैंक से फेडरल बैंक में है। फेडरल बैंक में रिसेंटली हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा था ऊपर के लेवल से। अभी शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक ओवरसोल्ड लेवल आने के बाद आज एक स्टॉक में उछाल देखा है और उछाल एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखा है। आज का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे फेडरल बैंक का तो एवरेज लास्ट 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम है। तो एक अच्छा कंफर्मेशन दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में तो ऑलरेडी तेजी है ही, तो मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक फेडरल बैंक कैन पार्टिसिपेट फ्रॉम हियर। तो उसको पूरा सेक्टर की तेजी को देखते हुए और फेडरल बैंक के वॉल्यूम्स को खास करके देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ से फेडरल बैंक लॉन्ग किया जा सकता है अराउंड 186। ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूंगा 182 और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 194 के टारगेट्स दिख सकते हैं। तो ये दोनों ट्रेडिंग पिक है, नेक्स्ट 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। फाइनेंस से दोनों एक्सपर्ट्स की सलाह यहाँ पर आ गई है। विनय रजानी जी को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक खरीदने की सलाह इनकी तरफ से आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ब्याज दरों में कटौती पर आज शाम से यूएस फेड का फैसला आ सकता है। दरों में कितनी कटौती होगी, महंगाई और ग्रोथ को लेकर फेड की क्या कमेंट्री रहेगी, साथ ही आगे और कितनी कटौती इस साल हो सकती है, अगले साल को लेकर दरों में कटौती को लेकर क्या आउटलुक है, सब कुछ समझाने के लिए और भारतीय बाजार पर इसका क्या कुछ असर होगा,
पूरी रिसर्च लेकर हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए। जी, दुनिया भर के बाजार की नज़र इस वक्त टिकी हुई है फेड पॉलिसी पर और आज शाम ब्याज दरों पर यूएस फेड का फैसला आएगा, जिसमें कि 1/4 से आधा % की कटौती होने की बात की जा रही है। 4 साल में पहली बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है और ये इस लिहाज से भी काफ़ी अहम है क्योंकि नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये फेड की बैठक होने वाली है, तो उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं इस बार की बैठक से और माना यही जा रहा है कि कटौती देखने को मिलेगी। पिछले 14 महीने में दरें 5.25% से 5.5% के स्तर पर बरकरार है और फेड ने 2022 में दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत की थी, जो कि अभी तक इस रेंज में आ चुकी है। अब संभावना काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि हम पिछले 4-5 दिनों से जो CME फेड वॉच टूल को ट्रैक कर रहे हैं, उसके मुताबिक आज की जो मौजूदा स्थिति है उसमें 37% जानकारों का ये मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी। वहीं 63% जानकार ये भी कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट की भी कटौती देखने को मिल सकती है। तो मत काफ़ी बटे हुए हैं, लेकिन कटौती के पूरे चांसेस इस बार बन रहे हैं। उसके कारण भी हैं क्योंकि महंगाई के मोर्चे पर जिस तरीके से फेड लगातार काम कर रहा था, वहाँ पर थोड़ी नरमी आई है, लेकिन हमने देखा कि हाल फिलहाल में लेबर मार्केट से जुड़े आंकड़े कमज़ोर आए हैं। आर्थिक फ्रंट पर भी देखा गया कि थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला और मंदी की बातें भी की जाने लगी। इसको देखते हुए और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हुए अब ये माना जा रहा है कि फेड कटौती को लेकर अब देरी नहीं करेगा और इस बार कटौती देखने को मिलेगी, लेकिन क्वांटम कितना होगा और कमेंट्री क्या आती है फेड की तरफ से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस बार की पॉलिसी में देखना। ठीक है पूजा, बहुत शुक्रिया आपका। पूजा ने सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं और उनके मायने क्या होंगे। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, हेमांग जानी हमारे साथ। हेमांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। हेमांग, आपसे ज़रा ना मेटल पर एक व्यू चाहेंगे। हमने देखा कि चाइना में दरों में कटौती को लेकर जब उम्मीदें बढ़ी, उसके बाद मेटल में एक उछाल आया। आज हालांकि थोड़ा सा नरम कारोबार हम देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स में। मेटल में आपको कब लगता है कि कब सस्टेन्ड तेज़ी आएगी और कब वो समय आएगा जब हम इसमें ट्रेडिंग व्यू से हटकर निवेश का मन बना पाएंगे? वो माहौल अभी आपको दिख रहा है या नहीं, मिसिंग है वो? Good afternoon. Thanks for inviting me on your show. तो मेटल स्टॉक में देखिए लंबा व्यू लेना तो काफी मुश्किल है क्योंकि काफी सारी चीजों के ऊपर निर्भर रहता है, पर्टिकुलरली इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग डेटा वगैरह। बट एक चीज जो हमने देखी है वो ये है कि जो रेट कट की अगर शुरुआत होती है, जैसा हम सब लोग ये मान के चल रहे हैं, तो जो बेस मेटल और सारी जो कमोडिटी सेक्टर है उसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। और विद इन द सेक्टर कुछ कंपनीज ने लगातार परफॉर्मेंस जो है, जबकि रेट थोड़े ज्यादा भी थे तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि हिंदाल्को हो गया और टू सम एक्सटेंट नाल्को। वेदांता की अपनी थोड़ी सी रिसेंट न्यूज की वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट डैम्पर्ड हुआ है, बट वेदांता आल्सो एज अ कमोडिटी स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। और दूसरी तरफ जो टाटा स्टील सेल जैसे स्टील कंपनीज है जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो मैं समझता हूं कि जो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर रिलेटेड जो कंपनीज है उनका आउटलुक काफी अच्छा रहेगा। तो हिंदाल्को, नाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ये सारी कंपनीज के अंदर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म टू पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आउटलुक काफी अच्छा है। और अगर रेट कट हो जाता है तो मैं समझता हूं कि इमीडिएटली आपको एक अच्छा सा अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसमें बहुत बड़ा व्यू लेना एट दिस स्टेज इज नॉट पॉसिबल, सो वी शुड वेट फॉर मोर डेटा पॉइंट्स। बड़ा व्यू नहीं ले सकते हैं, एक ट्रेडिंग रेंज में ही रहेंगे ये सारे के सारे स्टॉक्स मेटल वाले। आज कमजोरी है, थोड़ी सी नरमी है, ऊपरी स्तरों से नीचे आए हैं शेयर। ये एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स की थोड़ी सी और चर्चा करेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो आप जानना चाहते होंगे उनके बारे में भी हम फोकस करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं।
कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं। बीएसई की बात करें या एमसीएक्स, सीडीएसएल, आईईएक्स पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं और एनएससी के लिस्टिंग को लेकर भी उम्मीद आती हुई नजर आ रही है। याद रखें एनएससी के खिलाफ कोलोकेशन केस फाइल किया गया था, लेकिन कुछ दिनों पहले सेबी ने क्लीन चिट दे दी है एनएससी को और इसी के चलते स्ट्रीट का मानना है कि एनएससी का आईपीओ जल्द ही दलाल स्ट्रीट पर आ सकता है। तो वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है सभी एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स को और इसी के चलते बीएसई, आईईएक्स, सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। इनफैक्ट बीएसई और एनएसई के नतीजों की बात कर लेते हैं। एनएसई के नतीजों की बात करें तो करीब 50% का रेवेन्यू ग्रोथ और 40% का पैट ग्रोथ कंपनी ने पहली तिमाही FY25 में रिपोर्ट किया था। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी शानदार थी। सभी सेगमेंट से ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और उनका नज़रिया भी काफ़ी पॉजिटिव था। बीएसई के नतीजों की बात करें तो 150% का रेवेन्यू ग्रोथ और करीब 250% का पैट ग्रोथ भी कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो ऑल इन ऑल दोनों ही कंपनियों के नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी रही है। इसी के साथ इन स्टॉक्स ने पिछले कुछ सालों में रिटर्न्स कैसे दिए हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। तो एक साल की बात करें तो बीएसई ने 200% के रिटर्न्स दिए हैं, एमसीएक्स में 238% के रिटर्न्स और सीडीएसएल में करीब 127% के रिटर्न्स पिछले एक साल में दिखे हैं। बट हाँ, वैल्यूएशन कैचअप दिखाई दे सकता है। एनएसई के लिस्टिंग की उम्मीद जगाई जा रही है, जिसके चलते सभी स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से फोकस में है। शेयरों में लगातार रौनक बन रहा है, इस पर राय लेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आप देख पा रहे हैं। हम ये आप टिकर पे चलते हुए देख रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यानी पूरे देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की राय अब आसान हो गई है। इस पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को आज कैबिनेट से मंजूरी मिली है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। लेकिन अब इसे शीतकालीन सत्र में एनडीए सरकार ये बिल संसद में लेकर आएगी। वहां पर ये पास हो पाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कौन कौन से पार्टियां इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है संसद में, ये अब आगे देखना होगा। लेकिन कैबिनेट से इसे फिलहाल मंजूरी दी गई। इसकी पूरी डिटेल्स हमारे सहयोगी समीर दीक्षित आगे जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या मामला है और आगे इसको लेकर क्या क्या चीज़ें समर्थन में कौन कौन पार्टी आ सकती है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए, हम प्लेटफॉर्म शेयरों की बातचीत कर रहे थे जहां लगातार तेजी का रुख है। सबसे पहले बीएसई की बात करते हैं। बीएसई को लेकर हेमांग सर, आपकी राय क्या बन रही है? देखिए, बिल्कुल धमाकेदार परफॉर्मेंस रही है बीएसई की पिछले 2-2.5 साल के अंदर। और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि जो सेबी के द्वारा रिटेल निवेशकों को का पार्टिसिपेशन कम करने के लिए जो प्रस्ताव दिए गए थे, जिसका एक डिस्कशन पेपर जारी हो चुका है, उसमें उसके बावजूद हमने देखा कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। नतीजे तो डेफिनेटली बीएसई के काफी अच्छे थे, पर मुझे लगता है कि जो ज्यादा बड़ा एक्साइटमेंट या जो मूवमेंट आया है वो एनएससी की लिस्टिंग को लेकर आया हो, ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये थीम तो काफी अच्छा जारी रहेगा। उसमें बिकॉज ऑफ द रन अप ये हो सकता है कि थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन, थोड़ा सा पॉज हो सके, पर ये मुझे जरूर से लगता है कि निवेशक के पोर्टफोलियो के अंदर ये एक्सचेंज के जो स्टॉक्स है वो होना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो बीएसई हो, चाहे एमसीएक्स हो। आईएक्स को मैं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के तौर पे नहीं देखता हूँ। इट इज स्लाइटली डिफरेंट थीम। उसके अंदर भी काफी अच्छा मोमेंटम है और डेफिनेटली उसका एक लोगों को उस तरह की थीम पसंद भी है। पर मैं जरूर मानता हूं कि एक्सचेंज एज अ थीम, भले उसके स्टॉक्स के अंदर बड़ा रनअप है, वैल्यूएशन से थोड़े महंगे हैं, आप 2 या 3 पार्ट में ले सकते हो, पर जरूर से अपने पोर्टफोलियो में इसको रखिए। के प्लेटफॉर्म वाले शेयरों पर जरूर आप ध्यान रखें, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। करंट लेवल पे ही ना खरीदें, जब भी आपको डिप मिले, मौका मिले, आप इसे ट्रांचेज में छोटे छोटे टुकड़े में यहाँ पर खरीदने की सलाह यहाँ पर हेमांग सर की तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। और जेएम फाइनेंशियल्स की अवनी भट्ट है हमारे साथ। अवनी, बताइए ऑप्शंस में कहाँ मौके दिख रहे हैं आपको? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन।
तो आज ऑप्शन का ट्रेड हम लेंगे ऐसे स्टॉक में जो कि रेट सेंसिटिव नहीं है। एफओएमसी की मीटिंग का जो भी आउटकम आएगा उसका ज्यादा इम्पैक्ट इस स्टॉक पे नहीं पड़ेगा, वो है जुबिलेंट फूड। तो जुबिलेंट फूड में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से एक ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है। इस स्टॉक की अच्छी खासियत यह है कि ये एक तरफा मूव कभी नहीं देता है, हमेशा प्राइस रिट्रेसमेंट होते रहता है, जो कि ओवरऑल ट्रेंड को हेल्दी बनाए रखता है। और आज वैसा दिन है जहां पे थोड़ा सा हमें प्राइस रिट्रेसमेंट नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक में हम खरीदारी करेंगे 680 की कॉल में, 8 से 9 रुपए के बीच में अभी आपको मिल जाएगा। इसका टारगेट रहेगा डबल का जो कि 18 रुपए का, और स्टॉप लॉस रहेगा 4 रुपए का। टारगेट पे अधिकतम मुनाफा रहेगा 11,250 रुपए का, और जो अधिकतम रिस्क है वो सीमित रहेगा 6,000 रुपए तक का। जुबिलेंट फूड के 680 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह, 8 से 9 के बीच में खरीदे, लक्ष्य 18 तक, यानी यहां से इसका प्रीमियम डबल हो सकता है, लेकिन एसएलबी जरूर लगा लीजिएगा 4 रुपए का। चलिए, शुक्रिया अवनी जी, आपने वक्त निकाला और ऑप्शंस पर अपनी राय दी कि कहां पर आपको लग रहा है कि खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन जाते जाते आपको ये बता दें ऑप्शन से रिलेटेड कि इसमें 90% लोगों को ऑप्शन ट्रेड में नुकसान होता है। ये रिस्क डिस्क्लोजर आपके लिए ज़रूरी है जानना, क्योंकि कभी भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ 10% लोग ही इसमें पैसे बना पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बातचीत कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन का। इसको लेकर कैबिनेट की तो मंजूरी मिल गई है कि लेकिन आगे की राह कितनी आसान है इसे लागू करना, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित है। समीर, कैबिनेट की मंजूरी मिलने की खबर तो आ रही है, लेकिन इसे शीतकालीन सत्र में जब एनडीए सरकार इसे बिल को संसद में लाएगी तो किन किन पार्टियों का सपोर्ट यहां पर मिल सकता है, इस पर और डिटेल्स आप बताइए समीर। जी बिल्कुल, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म की दिशा में एक बड़ा फैसला है, जहां कैबिनेट ने आज वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने रामनाथ कोविंद के पैनल रिपोर्ट को ये मंजूरी दी है, और ये उस रास्ते की तरफ बढ़ते हुए कदम है जहां सरकार, यानी कि मौजूदा एनडीए सरकार ने जो अपनी घोषणा पत्र है उसमें भी जिक्र किया था कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव के अपने एजेंडे पर आगे ले जाना चाहती है, और उसी दिशा में उसको आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि इसके लिए रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था, और इस कमेटी ने सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, तमाम जो अहम स्टेक होल्डर कह सकते हैं, उनके साथ में चर्चा करी थी, और उसके बाद मार्च इसी साल में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, और अब कैबिनेट में ये पैनल रिपोर्ट सौंपी गई है, जहां कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इससे रास्ता आगे की तरफ साफ होता है कि जहां सरकार पूरे देश में एक साथ, यानी कि केंद्र के जो चुनाव है और राज्य विधानसभा के जो चुनाव है उनको एक साथ कराने की जो कोशिश है उस तरफ आगे बढ़ेगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद में अगला जो विंटर सेशन होगा, शीतकालीन सत्र, उसमें संभवतः इसको पेश किया जाएगा आगे पारित करने के लिए। हालांकि ये पहली दफा नहीं है कि जहां देश में एक साथ इस तरीके के चुनाव कराए जा रहे हों। अगर मेरे को ठीक से याद है तो 1952 का इलेक्शन 1960s में भी इलेक्शन हो चुके हैं, यानी कि देश में इसके पहले भी इस तरीके से चुनाव हो चुके हैं जहां एक साथ केंद्र और राज्य के चुनाव हुए हैं। उसके बाद में बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को चलते ये अलग अलग हुए, लेकिन अब सरकार चाहती है कि ये फिर से एक साथ चुनाव हो, जिससे राज्य सरकार पे जो वित्तीय भार आता है वो भी कम हो, और जो हैवी मशीनरी डिप्लॉय होती है उसका भी एक्सरसाइज कम हो सके। जी समीर, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही टाइमली ये जानकारी लाने के लिए और बताने के लिए कि क्या कुछ इस मुद्दे पर हो रही, क्योंकि देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम होगा, और पीएम मोदी इसके हिमायती रहे हैं और कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। अब देखना होगा कि बिल जब संसद में जाता है तो किस तरह की वहां पर परिस्थितियां बनती है और कितनी इसको सहयोग मिल पाता है। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बाजार पर लौटेंगे और कुछ शेयरों को जरा फिर से टटोलते हैं, चर्चा करते हैं। संवर्धन मदरसन में आज हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक तेजी बन रही है। हालांकि एक बड़ा हडल था 200 रुपए का, आज उसको जरूर थोड़ा ये पार करता हुआ दिख रहा है। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, सुदीप शाह हमारे साथ हैं। सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सैमिल यानी कि संवर्धन मदरसन 204 रुपए का भाव, 4-5% के आसपास की तेजी, ये तेजी टिक पाएगी सुदीप, सवाल ये है। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। अभिषेक जी, जो हिसाब से आज ये स्टॉक पे मोमेंटम आया है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक ने 2-3 चीजें की है। जो एक तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, स्टॉक ने अपना जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर वापस से सस्टेन करके पिछले 2-3 दिन से जो एक अप ट्रेंड पे कायम रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में,
इसी के साथ साथ स्टॉक ने जो अपना अगस्त और जो जुलाई का जो एक स्विंग हाई था, जो तकरीबन 195 और 200 के बीच में ये दोनों हाईज थे, अब स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। एंड जो हिसाब से एक बड़ा अप मूव हमने देखा था पिछले साल भर में आया था, वो 120 से लेके 200 तक का। उसके बाद तीन एक महीना स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया था, एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था और वापस से अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है और जो 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 प्राइस एक्शन लग रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 198 के स्टॉप लॉस से अगर इनके पास है तो ये 198 का स्टॉप लॉस रखे और इसे होल्ड करिए, ट्रेल करिए। और 212 से लेकर 220 के लेवल्स मुझे आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, 212 से 220 तक के टारगेट आपको संवर्धन मदरसन में देखने को मिल सकते हैं। एक और शेयर जरा लेकर आइए स्क्रीन पर, वो है टोरेंट पावर का। करीब करीब 5% ऊपर ये शेयर है। कल हमने देखा था कि सपाट क्लोजिंग हुई थी, लेकिन करीब करीब 1650 रुपए के भाव से 1650 रुपए के भाव से टोरेंट पावर के शेयर में लगातार तेजी है। और कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से 1500 मेगावाट के पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट का ऑर्डर भी मिला है और इसके चलते शेयर में आज हम मजबूती बनते हुए देख रहे हैं 8% के आसपास की। आदित्य जरा आप बताइए, टोरेंट पावर 2000 रुपए ये हफ्ता खत्म होते होते आ जाएगा क्या? मुझे लग रहा है 2000 को क्रॉस करना चाहिए। स्टॉक 2100 का लक्ष्य आ रहा है यहाँ पे टोरेंट पावर पे, और बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप है। अगर हम देखें तो एक छोटा कंसोलिडेशन होता है, वापस स्टॉक में एक अप मूव आता है और फिर एक नए हाई की तरफ जाता है। आज बिल्कुल वही देखने मिल रहा है, अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम्स पे और वहां से एक अच्छा अप मूव हमें देखने मिल रहा है। तो करंट लेवल्स पे भी मैं सोच, अगर कोई खरीदारी करना चाहे तो खरीद सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1850 का और ऊपर में लक्ष्य लगाएंगे 2100 का, और बने रहे 1 से 2 हफ्ते में मुझे लग रहा है कि ये टारगेट आपको आता हुआ दिखेगा। 1850 का और 2100 का ये दो टारगेट हो गए टोरेंट पावर को लेके। बायोकॉन में आज हम देख रहे हैं कि फिर से कमजोरी है। 2 दिन तक ये शेयर चढ़ा, अब कुछ अच्छी खबरें आई थी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कल गिरावट आई और कल जितनी गिरा ये शेयर 3-3.5%, आज भी उतना ही कमजोर है। 363 रुपए के आसपास फिलहाल आके ये कारोबार कर रहा है, दिन के निचले स्तर के आसपास है। विनय जी आज जरा आप बताइए, बायोकॉन क्या और गिरेगा? और दूसरा सवाल एक छोटा सा और, इसमें क्या गिरावट पर खरीदने वाला शेयर है या फिर इतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है आपको शेयर में? जी, तो गिरावट 2 ट्रेडिंग सेशन से हो रही है। कल इसमें एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनी थी डेली चार्ट्स पे, और उसके चलते आज हमने एक फॉलो अप सेलिंग भी देखी है। और आज हमने ये भी देखा है कि जो डिफेंसिव सेक्टर है उनमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो आईटी, फार्मा और एफएमसीजी, ये 3 सेक्टर में आज बिकवाली दिखी है, तो उसमें से एक फार्मा सेक्टर भी है। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड वीक हुआ है, लेकिन लॉन्ग टू मीडियम टर्म ट्रेंड है इसका अभी भी अप है। तो पहला सवाल ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली वीक साइड पे है, वो तो लग ही रहा है, और जो मीडियम टर्म ट्रेंड है उसको मैं बुलिश देख रहा हूँ, और जो सपोर्ट है इसका 340 के आसपास है। तो गिरावट पे लेना चाहिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या तो आप इन्वेस्टर हैं तो गिरावट की वेट कीजिए, और नीचे आता है तो डेफिनेटली इसको लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। ये सेक्टर भी अच्छा है ओवरऑल। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी इग्नोर करना चाहिए। लॉन्ग करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट हो सकती है। अपने 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक आ सकता है, जो 340 के आसपास है। तो वहां तक का करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी सेक्टर रोटेट हो रहा है। फार्मा और आईटी के पैसे कहीं ना कहीं बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये सेक्टर और स्टॉक्स थोड़े टाइम के लिए अंडर परफॉर्म करेगा। 340 आता है तो आप उस लेवल के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आने दे, उसके वेट करें, फिर ही आप यहां पर खरीदारी करें, और लंबी अवधि के लिए खरीदारी की सलाह है 340 के आसपास। करंट लेवल पे अवॉइड करने की सलाह है यहां पर। लेकिन चलिए अब बजाज ग्रुप के शेयरों को देखते हैं। बजाज होल्डिंग्स जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है ग्रुप की, वहां पर ज़बरदस्त तेजी है। इसके अलावा बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व, यहाँ पर भी शानदार तेजी है। लेकिन एक हाल की लिस्टिंग, इसी हफ्ते की लिस्टिंग है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर आज गिरावट दिख रही है। आदित्य, आपने बजाज फिनसर्व की बात की थी, आपने आपकी टॉप पिक भी थी क्लोजिंग ट्रेड के लिए। अभिषेक जी से जानते हैं। अभिषेक जी, आप बताइए बाकी शेयरों पर क्या राय है, और हाल की ये मंडे की जो लिस्टिंग है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इस पर भी राय दी है, और ग्रुप के बाकी शेयरों पर भी बताइए क्या करना चाहिए। विश्वमोहन, बजाज हाउसिंग जैसा कि हमने देखा था कि लिस्टिंग पर बहुत ही तोड़फोड़ रिटर्न्स दिए थे, निवेशकों के पैसे डबल कर दिए थे और उसके बाद भी शेयर रुका नहीं था। आज जाके इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 128
₹88 का आज हाई बनाया इंट्राडे में और ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा नीचे आकर 4-5% ये नीचे कारोबार कर रहा है। दरअसल अब दिक्कत ये है कि वैल्यूएशन के लिहाज से ये सबसे महंगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई है अगर आप इसको देखेंगे बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के मुकाबले। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितनी साइज में बड़ी ये कंपनी हो गई है, करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप हो गया है। बाकी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो LIC हाउसिंग हो गई, बजाज इनफैक्ट PNB हाउसिंग हो गई, आवास हाउसिंग, होम फर्स्ट, तमाम कंपनी सबको मिला भी दे तो भी मार्केट कैप में इसकी बराबरी नहीं कर पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन वाली चिंता खाई जा रही है। फिलिप कैपिटल ने बाय की रेटिंग के साथ ₹210 का लक्ष्य जरूर दिया है और फिलिप कैपिटल को लगता है कि 3 साल में जो बैलेंस शीट हो जाएगी वो हो जाएगी 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की, जो कि फिलहाल 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम है। हालांकि AUM की जो ग्रोथ है वो कमाल की रही है, 30% के आसपास की हमने CAGR ग्रोथ देखी है AUM में इसके। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज से बजाज हाउसिंग 9.8 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। LIC हाउसिंग का वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है 1.2, PNB हाउसिंग का भी रीजनेबल है 1.8 और सस्ती वैल्यूएशन से आधार हाउसिंग की, आवास फाइनेंशियर्स के और कैनफिन होम्स के। मार्केट कैप के लिहाज से जैसा कि हमने शुरू में बताया 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप बजाज हाउसिंग का है, PNB हाउसिंग का 27,000 करोड़ का, LIC हाउसिंग का 37,000 करोड़ का, आधार हाउसिंग का 19,500 करोड़ रुपए का। तो ये सब छोटी छोटी कंपनी है, इसके मुकाबले बजाज हाउसिंग बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही है। लेकिन अगर हम शेयरों के रिटर्न की बात करें तो LIC हाउसिंग का शेयर 20% चला है इस साल में 2024 में, PNB हाउसिंग में करीब करीब 36%, आधार हाउसिंग में 38% और आवास फाइनेंसिस में 17% के रिटर्न हमें देखने को मिले हैं। कैनफिन होम्स 15% चला है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में खास क्या है? AUM मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एसेट क्वालिटी की बात करें वो बहुत ही शानदार है। ये 2 पैरामीटर को देखे लोग ग्रोथ को लेकर आशान्वित हैं। जो होम लोन ग्राहकों को ये लोन बांटते हैं उनकी औसत सैलरी है 14 लाख रुपए सालाना। कंपनी टॉपअप होम लोन की सुविधा भी देती है, तो एक ग्रोथ का एरिया वहां से खुल जाता है। 40% जो होम लोन है वो अपने जो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस उसके ग्राहकों को ही बांटती है और 90% लोन सैलरीड कस्टमर्स को देती है। तो इससे होता क्या कि रिटर्न रेशियो बेहतर हो जाते हैं और कंपनी की कॉस्ट थोड़ी सी घट जाती है। अगर हम टॉप 3 दिग्गजों की अगर हम तुलना करें तो बजाज हाउसिंग का जो नेट NPA रेशियो है वो है 0.1%, LIC हाउसिंग का 1.68%, PNB हाउसिंग का 0.92 है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 4% है बजाज हाउसिंग का, LIC हाउसिंग और PNB हाउसिंग का उससे कम है 0.25% और 3.5% के आंकड़े बैठते हैं। तो फंडामेंटली तो एज सच अभी कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन अब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। एक व्यू ले लेते हैं हिमांग जी से। हिमांग जी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांग सर, बजाज हाउसिंग में भी आपको भी लगता है कि अब वैल्यूएशन को चेज नहीं करनी चाहिए और जिनके पास शेयर हो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लें तो एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि बाजार तो पैसे बचाने वाली भी जगह है? There are 2 aspects. एक तो ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हो और आपको नया पैसा लगाना है और आप टिपिकली एक 2 साल के टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाते हो तो मैं जरूर से कहूंगा कि आप इसमें ये लेवल पे पैसा ना लगाए, क्योंकि कुछ अलग ही वैल्यूएशन, अलग ही जोन में स्टॉक चला गया है। तो फंडामेंटली डेफिनेटली मैं अवॉइड करूंगा इसमें पार्टिसिपेशन है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बैंकिंग सेक्टर में है जहां पे ग्रोथ भी है, वैल्यूएशन भी सस्ती है और लिक्विडिटी भी ज्यादा है। तो जरूर से आप ICICI बैंक या SBI, एक्सिस बैंक, ये सब काउंटर्स में आप निवेश कर सकते हैं। रही बात ट्रेडर्स की, तो हर एक बंदा जो मार्केट में है वो इन्वेस्टर तो नहीं है, और जब एक नया लिस्टिंग होता है उसके अंदर जो एक एक्साइटमेंट होती है, उसके अंदर जो एक बड़ा मूव होता है, 10, 20, 25% का मूव होता है, तो उसमें पार्टिसिपेशन के लिए मैं समझता हूँ कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक बढ़िया कंपनी है। उसमें 2 दिन लगातार एक बड़ा मूव आया, उसके बाद आज पहली बार हम एक छोटा सा करेक्शन देख रहे हैं। तो इसके अंदर भी अगर आप एज अ ट्रेडर थोड़ा सा पोजिशनल बाय करना चाहो तो एक अच्छा स्ट्रेटेजी रहेगा, और उसमें अगर आप 5%, 10% ऊपर आप निकल भी सकते हो, तो ट्रेडर के हिसाब से मुझे लगता है कि एक अच्छा ये ट्रेड हो सकता है। नीचे में 155 तक का आप जगह रख के उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। 155 तक का जगह रखकर, यानी 155 के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले उसके नीचे का, फिर यहाँ पर पोजिशनली यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड के मौके यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम BTST और STBT ट्रेड का रुख करेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड की। आदित्य, सबसे पहले आप बताइए बीटीएसटी ट्रेड क्या है आपके पास आज? विश्वनाथ जी, मुझे आईएफएल बहुत अच्छा लग रहा है। स्टॉक में एक अच्छी बढ़त देखने मिल रही है हमें, अच्छे वॉल्यूम्स पे। कल थोड़ा फ्लैट था, आज अच्छे वॉल्यूम्स पे ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी स्टॉक में। ऊपर में टारगेट रहेगा यहाँ पे 580 600 का। 600 और 580 दो टारगेट लगा है और नीचे में स्टॉप लॉस 500 का लगा है। तो 500 का स्टॉप लॉस लगा के बीटीएसटी बजाज आईएफएल फाइनेंस फॉर अ टारगेट ऑफ 580 600। आईएफएल फाइनेंस यहाँ पर आपको पसंद है। चलिए अब सुदीप के पास चलते हैं। सुदीप, आपकी बीटीएसटी ट्रेड क्या है आज? मुझे लग रहा है एक स्टॉक जो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है, इनफैक्ट दे चुका है, वो है पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है। एक पिछले 1-1.5 महीने का जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर अब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। 538 540 का अभी रेट चल रहा है। 530 का स्टॉप लॉस और 555 560 के टारगेट्स मुझे लग रहा है ये स्टॉक में आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है मुझे वो है आईसीआईसीआई बैंक। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो 52,500 के ऊपर मोमेंटम दिखाया है, उसमें सबसे बड़ा एक जो हाथ रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक का रहा है। और पिछले अगर हम एक सप्ताह की बात करें जहाँ पे बैंक निफ्टी में बीच में काफी वॉलेटिलिटी हुई थी, पर फिर भी स्टॉक 1240 1250 का जो जोन था उसको होल्ड करके स्टॉक ने रखा था और एक अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा था। तो अब जब बैंक निफ्टी तेजी की ओर गया है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है बीटीएसटी के पर्सपेक्टिव से और आने वाले 2 से 3 सत्रों के पर्सपेक्टिव से भी। तो यहाँ पे 1265 के स्टॉप लॉस से बाइंग की जा सकती है 1330 और 1350 के टारगेट के लिए। में आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर आज तो जोरदार तेजी है ही, कल भी ये तेजी इनको लग रहा है कंटिन्यू होगी। खरीदने की सलाह यहां पर आ रही है सुदीप की तरफ से। और पीसीबीएल जहां पर 540 के टारगेट के साथ खरीदने की सलाह, 510 का स्टॉप लॉस यहां पर इस ट्रेड में लगाना है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। टाटा ग्रुप के कुछ शेयरों पर आज काफ़ी दबाव दिख रहा है। टाटा स्टील देखिए करीब 2% की कमजोरी यहां पर दिख रही है। टाटा कंज्यूमर कमजोर है, 2% यहां भी गिरावट है। टीसीएस पूरे आईटी पैक में गिरावट है और टीसीएस में 4% की गिरावट यहां पर दिख रही है। आप बताइए आदित्य, आपको क्या लग रहा है टाटा ग्रुप के शेयरों में यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ कुछ मौके लग रहे हैं ट्रेड के? सिलेक्टिव स्टॉक्स में गिरावट है विश्वमोहन जी, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा इसको लॉन्ग करने के लिए, फ्रेश लॉन्ग। जैसे कि हम टीसीएस की बात कर ले, आज 3.5% की गिरावट के बाद एक मौका दे रहा है स्टॉक एक फ्रेश एंट्री लेने का। इन्वेस्टर्स जिनको ट्रेड लेना था या पोजीशन बनानी थी आईटी स्टॉक्स में, ये एक मौका है। हो सकता है कल फॉलो थ्रू थोड़ा और डाउनसाइड आ जाए 1-1.5% का, बट वो मौका रहेगा और ऐड करने के लिए टीसीएस। तो टीसीएस में डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। नीचे 4300 4250 का अच्छा सपोर्ट है और एक बार स्टॉक रिवर्सल करता है तो वापस से मुझे लग रहा है ये 4800 से 5000 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात कर ले तो वो भी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें कंसोलिडेशन काफी समय से चल रहा है, ब्रेकआउट आया नहीं है अभी तक। अगर ब्रेकआउट आ जाता है इसमें तो फिर फ्रेश एडिशन कर सकते हैं। इसमें 1230 का एक लगातार रेजिस्टेंस रहा है स्टॉक के ऊपर। अगर 1230 के ऊपर स्टॉक चलता है तो फिर डेफिनेटली एक फ्रेश लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं टाटा कंज्यूमर में। यहाँ पे लक्ष्य आपका 1350 से 1400 का आएगा। और अगर हम टाटा स्टील की बात कर ले तो अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि पूरा ही मेटल खेमा थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे। और मुझे लग रहा है अभी तक भी गिरावट आई नहीं है टाटा स्टील में। यहाँ पे और गिरावट हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। तो 140 का लेवल मुझे लग रहा है टाटा स्टील में हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। ओके, यानी करंट लेवल से टाटा स्टील यहाँ से 10-11 रुपए और गिर सकता है, ऐसा आदित्य को लग रहा है। हालांकि टाटा कंज्यूमर इनको लग रहा है कि 100 से 200 रुपए तक की तेजी यहाँ पर ऊपर में और दिख सकती है। आज फार्मा शेयरों पर भी काफ़ी दबाव दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज देखिए ये भी कमज़ोर है, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। सन फार्मा की बातचीत पहले हो चुकी है, उस पर भी दबाव दिख ही रहा है। सिप्ला देखिए, सिप्ला भी कमज़ोर है, 0.25%, ये भी कमज़ोर है। हेमांग सर, फार्मा में कुछ पसंद आ रहा है आपको? बायोकॉन की चर्चा हो चुकी है, इसके अलावा सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा, इन तीनों में से क्या पसंद है आपको? चलिए हेमांग जी अभी नहीं है, लेकिन सुदीप के पास चलते हैं। सुदीप जी आप बताइए, फार्मा में आप क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को? मुझे लग रहा है कि जो इस सबसे फार्मा में मोमेंटम जो आज पहली बार हमने देखा है कि इतने दिनों का जो मोमेंटम था वो यहाँ पे थोड़ा कहीं पे फिसल रहा है।
पर ये इतने बड़े रैली के बाद जो हिसाब से अगर प्रॉफिट बुकिंग कहा जाए, वैसे आईटी और फार्मा दोनों स्टेज में मुझे वही लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग है। पहला दिन है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो सन फार्मा है या फिर डीवीस लैब है। मुझे लग रहा है ये भले 1800 के करीब सन फार्मा और डीवीस लैब भी यहाँ से 1-1.5% लोअर अराउंड 53-50 के आसपास मिले तो एक अच्छा बाय हो सकता है, क्योंकि दोनों अच्छे अप ट्रेंड में थे। और कभी भी बढ़िया अप ट्रेंड में 1-2 दिन तो आपका साइडवेज मोमेंटम या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो इसे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे ना देखें, इसे बाय ऑन डिप्स के ही तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में और एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल ना करें, यही मेरी निवेशकों से राय रहेगी। ठीक है, डीवीज लैब को लेकर, फार्मा स्टॉक्स को लेकर व्यू सुदीप जी का। दो और शेयरों का जिक्र करेंगे, एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया। ये दोनों ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाली कंपनियां हैं और साथ साथ चलती हैं। नेगेटिव कोई खबर आई तो साथ साथ गिरेंगी, पॉजिटिव खबर आई साथ साथ चलेंगी। और अमूमन हम ये भी देखते हैं कि खबर के दम पर ही कभी कभी तेजी इस तरह के देखती हैं, अदरवाइज साइडवेज ही ट्रेड करते हैं ये दोनों शेयर। लेकिन आज बड़े मूव्स हैं, 8% के, 9% के चल क्यों रहे हैं शेयर दोनों, पहले ये समझ लेते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीषा बताइए क्या रीजंस हैं, क्यों भाग रहे हैं शेयर ये? बिल्कुल, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स के शेयरों में आज शानदार तेजी दिखी है। एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया दोनों ही स्टॉक्स में करीब 8 से 12% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसके पीछे की वजह यह है कि रेजोनेट ग्रेफाइट जो एक ग्लोबल प्लेयर है इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स का, उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं, करीब 20% तक प्राइस हाइक्स लिए हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉक्स में भी आज तेजी दिखी है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उनका मानना है कि ये एक अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव मूव है पूरे इंडस्ट्री के लिए। अनएक्सपेक्टेड बिकॉज इंडियन स्टील इंडस्ट्री, इनफैक्ट इंडियन ही नहीं ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, डिमांड कंसर्न्स है चाइना और ग्लोबली, जिसके चलते प्राइस हाइक्स अनएक्सपेक्टेड थे। लेकिन एक पॉजिटिव मूव है बिकॉज ग्लोबल प्लेयर्स ने प्राइस हाइक्स लिए हैं, जिसके चलते अब डोमेस्टिक प्लेयर्स एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया भी प्राइस हाइक्स ले सकते हैं। तो इस न्यूज़ फ्लो के चलते दोनों ही स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी दिखी है। याद रखें, डीकार्बनाइजेशन ट्रेंड के दोनों ही प्लेयर्स एक बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो पहले ब्लास्ट फर्नेस से होता था, उसमें कार्बन एमिशंस काफ़ी ज़्यादा थे। अब स्टील मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से किया जा रहा है, तो इस ट्रांजिशन का एक बड़ा बेनिफिशियरी है दोनों ही स्टॉक्स। और इनफैक्ट बिगमिंट एनालिसिस का मानना है कि आर्क फर्नेस से जो प्रोडक्शन होता है उसका शेयर 60% तक बढ़ सकता है 2030 तक। तो डीकार्बनाइजेशन ट्रेंड का तो एक बड़ा बेनिफिशियरी है ही दोनों ही स्टॉक्स। लेकिन आज प्राइस हाइक्स लिए गए हैं ग्लोबल प्लेयर्स से, और उम्मीद है कि दोनों ही डोमेस्टिक प्लेयर्स एचईजी और ग्रेफाइट भी प्राइस हाइक्स ले सकते हैं, जिसके चलते दोनों ही स्टॉक्स में आज तेजी दिखी है। आशीषा, बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए। दरअसल सबसे बड़ी जो कंपनी है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की, उसने प्राइसेस बढ़ाई हैं। हालांकि डिमांड कुछ खास नहीं है इन कंपनीज के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्टील सेक्टर की, मेटल सेक्टर की स्थिति क्या है, चाइना का मार्केट भी सुस्त है। लेकिन सेंटिमेंटली कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, और उसके चलते उछाल देख रहे हैं आज शेयर में। हालांकि अगर आप अप्रैल मई में जो भाव थे, वहां से अभी भी दोनों के दोनों शेयर नीचे ही कारोबार कर रहे हैं। स्केल के लिहाज से, साइज के लिहाज से ऑलमोस्ट बराबर ही कंपनियां हैं। 8-9 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप होगा एचईजी का, 10-11 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप ये ग्रेफाइट इंडिया का है। तो आज की तेज़ी कह सकते हैं कि आज एक खबर के आधार पर थोड़ी तेज़ी से बनी है, 9-10% ऊपर ये शेयर आज गए हैं। बाजार बंद होने में 1.5 मिनट के आसपास का समय रह गया है, और अगर हम आज के सत्र को देखें तो कहीं ना कहीं एक कॉशियस अप्रोच रहा। बाकी बाजार में बैंकिंग में उत्साह है, फेड रेट कट की उम्मीद में, फाइनेंशियल इसीलिए चल रहे हैं। लेकिन आईटी स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग ने बाजार को आज नुकसान पहुंचाने का काम किया। निफ्टी है 73-74 अंक नीचे इस वक्त, 0.25% की कमजोरी के साथ ये बंद हो जा रहे हैं। लेकिन जहां पर हमने निफ्टी बैंक को देखा तो आखिरी के कुछ मिनटों में ट्रेडर्स ने पोजीशन वहां पर भी हल्की की है। 450 अंक ऊपर ही निफ्टी बैंक बंद होने जा रहा है। और जो हम देख रहे थे कि 12 में से 11 शेयर मजबूत थे, अब जो मजबूती वाले शेयरों की संख्या है वो है 9। 3 शेयर कमजोर हैं। कौन कमजोर हैं? कोटक बैंक कमजोर है, बैंक ऑफ बड़ौदा कमजोर है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कमजोर है। चढ़ने वाले शेयरों में 1.5% की तेजी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में। पॉइंट के लिहाज से
तकरीबन 500 अंकों का योगदान रहा निफ्टी बैंक में इन दोनों के दोनों शेयरों का, और एसबीआई की तरफ से भी पार्टिसिपेशन आज ठीक ठाक रहा। 1% ऊपर एसबीआई का शेयर बंद होने जा रहा है। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक जैसे शेयरों में भी आज हमने एक्शन थोड़ा सा बिल्ड होते हुए देखा है। लेकिन जो बड़े हेवी वेट्स हैं जैसे कि रिलायंस आज भी हमने देखा कि कमजोर हुआ। दिन के दौरान एक बार ये हरे निशान में जरूर गया था, लेकिन उसके बाद ये फिसल गया। फिलहाल 2925 रुपए के आसपास के भाव हैं, 0.25% के आसपास की कमजोरी हमने रिलायंस के शेयर में देखी। और इंडेक्स के हेवी वेट की अगर बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस जो बड़ा वेट रखते हैं निफ्टी में, आज हमने वहां से कमजोरी देखी है। 3.5%, 4% ये शेयर कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, जून से अब तक आईटी वाले जो शेयर हैं वो 25%, 30%, 35% इस तरह के रिटर्न्स दिए हैं, तो निश्चित तौर पर ये प्रॉफिट टेकिंग वाला ही मामला लगता है। हालांकि एक खबर आई एक्सेंचर की कि एक्सेंचर ने अपने कर्मचारियों के प्रमोशंस को डिले किया है, तो एक थोड़ा सेंटिमेंट वहां से भी कमजोर हुआ है। एक्सेंचर डबलिन की, आयरलैंड की ये कंपनी है, और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी हद तक भारतीय जो आईटी कंपनी है जिनका कंसल्टेंसी वाला कारोबार बड़ा है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इनसे बहुत मेल खाता है। इसलिए एक्सेंचर से जब कोई भी संकेत आते हैं तो उसको जोड़ के देखा जाता है कि ये सेम चीज़ अप्लाई हो सकती है भारतीय आईटी कंपनीज को लेकर भी, तो इसके वजह से भी थोड़ा सेंटिमेंट आज ज़रूर डामाडोल हुआ है। तो एक कमज़ोर सत्र नज़र है यूएस फेड पर। दरें कितनी घटेंगी, 0.25%, 0.5%, ये चर्चाएं हैं। 0.5% घट जाए तो ज़्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से भी 67% एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 0.5% की कटौती उम्मीद करके हम चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ आता है। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी सुबह 7 बजे, और हम समझेंगे कि फेड के डिसीजंस का असर बाजार पर क्या होगा, और उसके अलावा भी तमाम तैयारी आपके लिए करवाएंगे। लेकिन अलविदा कहने से पहले तमाम मेहमान को उनसे जरा हम डिस्क्लोजर समझ लेते हैं। सुदीप जी आपके पास आएंगे, कोई डिस्क्लोजर शेयर करना चाहेंगे आप? अभिषेक जी, जो भी स्टॉक्स पे हमने डिस्कस किया या हमने ट्रेडिंग कॉल पे, ये मान सकते हैं कि उसमें से कोई स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किए होंगे। मेरी पर्सनल इसमें कोई ये नहीं है पोजीशंस। ओके, ठीक है। आदित्य आपका कोई डिस्क्लोजर? अभिषेक भी जो स्टॉक्स हमने आज डिस्कस किए शो के दौरान, उसमें से काफी स्टॉक्स क्लाइंट्स पर रिकमेंडेड हो सकते हैं, उनके पोजीशंस हो सकते हैं। पर्सनल लेवल पे कोई भी स्टॉक में होल्डिंग नहीं है। ठीक है आदित्य जी, सुदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और हर स्टॉक पर विस्तार से बारीकी से अपनी राय रखने के लिए, और ट्रेडिंग के ढेर सारे मौके भी बताने के लिए हमारे दर्शकों को। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। मुझे और विश्व मोहन को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी कल की तैयारी। आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।